Hello everyone, hope you are doing great. With this video we are going to cover the provident funds. ठीक है, इस वीडियो के थ्रू हम प्रोविडेंट फंड के टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे. क्या होता है प्रोविडेंट फंड? ठीक है, प्रोविडेंट फंड इट्स अ काइंड ऑफ वॉलेंट्री सपोर्ट. एक तरीके का सपोर्ट है जो कि एम्प्लॉय को मिलता है जब वो रिटायरमेंट लेता है और एग्जिस्ट करता है. तो उस समय उसे एक लंप सम अमाउंट दी जाती है और इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और इंटरेस्ट ऑफर होता है और एट एंड ऑफ द पीरियड एम्प्लॉय को मिल जाता है. मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ हेल्पिंग टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. सो क्या इसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा, कैसे डील करेंगे उसको अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, चलिए देखते हैं. देखिए फंड में इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड हैं, तो उसको हम एक टैबुलर फॉर्म में समझेंगे और कवर करेंगे. ठीक है, चलिए. आपके जो टाइप्स ऑफ फंड हैं वो हैं आपके स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, देन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ठीक है, सो कौन सा किसके अंदर आया है? सबसे पहले जो एक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम वो चेक करेंगे. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपका फॉल करता है प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर 1925. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है आपका फॉल करता है ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952. ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड सीआईटी. ठीक है, प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी. ठीक है, चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स. ठीक है, और अनरिकॉग्नाइज्ड जो प्रोविडेंट फंड है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, और पीपीएफ जो है ये कहीं रिकॉग्नाइज नहीं होता है और ना ही इनको ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं. और पीपीएफ जो होता है आपका, वो पीपीएफ एक्ट के अंदर आता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 के अंदर फॉल करता है आपका. ठीक है, और विच इज़ इन अकाउंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस वगैरह में होता है, एसबीआई के अकाउंट्स में पीपीएफ का बेनिफिट्स मिल जाता है. ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक डिटेल है, बुक में इसको डिटेल में शेयर किया गया है, तो एक बार वहाँ से भी आप इसको देख लेंगे. तो मैं टेबलर फॉर्म में बना दे रही हूँ ताकि आपको समझने में शॉर्टकट लिख रही हूँ. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ठीक है, ठीक है. तो सबसे पहले आपने जो है एक्ट्स देख लिए हैं. ठीक है, मतलब कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है उनको. ठीक है, कंट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा, कौन कौन इस फंड के अंदर पैसे डालेगा. ठीक है, तो इसमें देखिए एम्प्लॉयर में मैं ईआर लिखूंगी और एम्प्लॉय में ई. ठीक है, ताकि ये स्पेस यूज हो जाए और आपको समझ में आ जाए. ठीक है, कंट्रीब्यूशन इसमें कौन करेगा? एसपीएफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों करेंगे. यहाँ पे भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों करेंगे. यहाँ पे भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय करेंगे. यहाँ पे हर तरीके के एसएससी कर सकते हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंटली जो है हर तरीके के एसएससी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, यानी इंडिविजुअल भी कर सकते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है. ठीक है, कंट्रीब्यूशन कौन कर सकता है? उसके बाद जो अगर हम देखें एसएससी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, एसएससी का जो कंट्रीब्यूशन है उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या उसका इम्पैक्ट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो हम देखते हैं. तो अगर यहाँ पे एसएससी ने कंट्रीब्यूट किया है एसपीएफ में, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C के अंदर. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी 80C में डिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इनकम टैक्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा उस एसएससी को, और पीपीएफ में भी 80C का बेनिफिट मिल जाएगा. ठीक है, यही अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो, ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार इसको फिर से लिख देती हूँ, 1 सेकेंड. ठीक है, ये आपका था एसपीएफ, ये है आपका आरपीएफ, ये है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और ये आपका पीपीएफ.
ठीक है। ओके, अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है तो एसपीएफ में क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स नॉट टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे कब टैक्सेबल होगा, जब एक्सीड कर रहा है। आरपीएफ में क्या था, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये एक्सीड जब कर रहा है 12%, ठीक है, ऑफ सैलरी। जब 12% से ज्यादा हो जा रहा है तब टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं तो इक्वल टू और लेस है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, ये कंट्रीब्यूशन के टाइम में टैक्सेबल नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन के टाइम में टैक्सेबल नहीं होगा। और इस केस में एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं ना, क्योंकि हर एसएससी अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। अब भाई जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसके इंटरेस्ट भी तो कलेक्ट होंगे ना, तो कैसे करेंगे, आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है, चाहे एम्प्लॉयर का हो एम्प्लॉय का हो, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा इंटरेस्ट। इस केस में क्या है, आरपीएफ के केस में क्या था, एग्जेम्प्ट कितना है, एग्जेम्प्ट है आपका 9.5% ऑफ द सैलरी तक, लेकिन जैसे ही एक्सेस होगा, एक्सेस के केस में टैक्सेबल हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। सो एक्सेस विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होगा, अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लगेगा। कब, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, जब पैसे विड्रॉ करेंगे ना तब उस समय। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम जब क्रेडिट हो रहे हैं उनके अकाउंट में हर साल, क्या उस समय टैक्स लगेंगे, नहीं, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं होगा। तो जब हर साल क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट तब टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जब अंत में वो पैसा विड्रॉ करेंगे तब एम्प्लॉय के हाथ में जो है उसका पोर्शन का इंटरेस्ट है वो एज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्या होगा, इस पे जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट जो है वो नॉट टैक्सेबल है, ठीक है, क्रेडिट के टाइम में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक। और इस केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। किसमें, पब्लिक प्रोविडेंट केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट है जो इंटरेस्ट पोर्शन है। अब देखते हैं विड्रॉल में, एट एंड में जब पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं अकाउंट से तब ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ठीक है। विड्रॉ के टाइम में चाहे रिजाइन कर रहे हैं, चाहे रिटायर हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, डेथ हो जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो विड्रॉल के टाइम में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो ये आपका था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। उस केस में क्या होगा, एग्जेम्पशन है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, जब अमाउंट को विड्रॉ करते हैं उस वक्त एग्जेम्पशन दे दिया गया है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 11 के अंदर, ठीक है। और अगर हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर देखें तो इसमें भी एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 12 के अंदर। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कि अमाउंट जो विड्रॉ कर रहे हैं उसको सब कहीं कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए एम्प्लॉय को, ठीक है, और उसको इल हेल्थ में मिलना चाहिए, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दी जो कॉजेज हैं उसके कंट्रोल की कॉजेज के बाहर होना चाहिए। So there are various conditions which is not important for exam viewpoint. We are not going in a very in depth of income tax here. So जो basic आपका part है कि यहाँ पे वो exempt हो जाएगा under section 10 सब clause 12 subject to condition, ठीक है, subject to conditions। जिन स्टूडेंट्स को एक्सपर्टाइज और ज़्यादा ही इन डेप्थ है और उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है स्टडी करने के लिए तो उनको हम PDF बुक का पार्ट इंक्लूड कर देंगे, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दोज कंडीशंस, ठीक। अब यहाँ पे आपका क्या, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जब विड्रॉ करते हैं तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट जो था वो टैक्सेबल हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, ऊपर आपने देखा टैक्सेबल हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे बताया था ना मैंने कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जा रहा है अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, ठीक। और अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का या इंटरेस्ट है, ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, तो यहाँ पे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रेडिट, ठीक।
लेकिन विड्रॉल के टाइम में क्या होगा, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दोनों प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का पार्ट है और टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम अंडर हेड सैलरीज। आई होप आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, नहीं तो तुरंत रिकॉल कर लीजिए, वहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात की थी, ठीक है। और इस लास्ट केस में आपका जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 11 के अंदर, ठीक है। एक बार क्विक इंडिविजुअली अब मैं रिकॉल करा रही हूँ। प्रोविडेंट फंड क्या है, ये रिटायरमेंट के टाइम में फंड जो है यूज़ होता है एम्प्लॉय उसके रेजिग्नेशन या डेथ के टाइम में, और इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही स्पेसिफिक अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि लास्ट में उसे एक लमसम अमाउंट मिल जाए और उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो प्रोविडेंट फंड भी हमारे कई पार्ट्स में होते हैं, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्युएशन फंड भी होते हैं। ये जो बाइफर्केशंस है फंड्स के, ये कंडीशंस के हिसाब से और एक्ट्स एंड क्लॉजेस के हिसाब से आपस में बाइफर्केट हो जाते हैं, ठीक है। सो हम इनकम टैक्स का प्रोविजंस देखें अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में अगर हम देखें तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंदर। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। और अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो उसका डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C के अंदर, और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक। इंटरेस्ट जो है चाहे एम्प्लॉय की पोर्शन का हो या एम्प्लॉयर के पोर्शन का हो वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है, और विड्रॉल के टाइम में जो पैसे निकाले जाते हैं चाहे वो कोई भी अमाउंट हो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 11 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फंड है वो आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है हमारा गवर्न या कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952। रिकॉग्नाइज्ड होता है बाय द कमिश्नर ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ओके। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एज सुपर एनुएशन फंड। इसमें भी कंट्रीब्यूशन जो है एसएससी यानी एम्प्लॉय का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C के अंदर। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में, ठीक, उसमें 12% तक तो छूट है, लेकिन जैसे ही 12% ऑफ द सैलरी से ज़्यादा हो जाता है तो टैक्सेबल हो जाता है। वैसे ही इंटरेस्ट पोर्शन है तो 9.5% तक तो छूट है, लेकिन अगर 9.5% से जैसे ही ज़्यादा हो जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। विड्रॉल के टाइम में एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 12 के अंदर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ इसलिए उसका नाम अनरिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। इसमें भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉय अगर खुद का अमाउंट जो कंट्रीब्यूट करता है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है उसके कंट्रीब्यूशन का। और अगर ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कंट्रीब्यूशन के टाइम में वो टैक्स नहीं लगता है। विड्रॉल के टाइम में हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन के टाइम में कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया है जब वो क्रेडिट हो रहा है तो वो उसके अकाउंट में विड्रॉल के टाइम में अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्रेडिट के टाइम में कोई एक्शन नहीं होता, वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन विड्रॉल के टाइम में अगर हम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड देखेंगे तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है खुद का उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे जो टैक्स इंटरेस्ट बना है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट बना है वो दोनों ही प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, ठीक है, और इनकम अंडर हेड सैलरीज के अंदर टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। लास्ट केस आता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपका कंट्रीब्यूट होता है अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर 1968। इसमें कंट्रीब्यूट हर तरीके के एसएससी कर सकते हैं अपना इंडिविजुअली, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का नीड नहीं है। डिडक्शन मिल जाएगा 80C के अंदर, ठीक है। डिडक्शन एम्प्लॉय ने जो पर्सन है जो एसएससी है कोई भी है
वो अपना जो कंट्रीब्यूट कर रहा है पीपीएफ में, आप में कोई भी कर सकता है, उसको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप की बात नहीं, क्योंकि नाम क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नाम ही है, ठीक है। इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय जो एसएससी का कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, क्योंकि नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो पूरा बेनिफिट देंगे उन्हें। और विड्रॉल के टाइम में भी पूरा बेनिफिट है, जो कि अमाउंट होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 11 के अंदर, ठीक है। सो इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। अगर किसी भी एस्पिरेंट को कोई डाउट है कि कैसे है क्या है, न्यूमेरिकल, इसको फुल फ्लैश न्यूमेरिकल में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और देयर इज नथिंग मोर टू एक्सप्लेन। अब सैलरी की बात हुई इन एक्सेस ऑफ 12% और इन एक्सेस ऑफ 9.5% ऑफ द सैलरी, तो क्या होता है सैलरी इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो सैलरी आपका होगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस, जो कि कंसिडर हो रहा है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, ठीक, प्लस कमीशन, ठीक है, कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है। ये आपकी सैलरी की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड, ठीक है। इट इज एन अप्रूव्ड फंड, ठीक है, अप्रूव्ड फंड। ये क्या है, अप्रूव्ड फंड है। कौन अप्रूव करता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, जो कि रूल्स मेंशन किए हुए हैं शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 में। तो इतना डेप्थ में नहीं जाना है। टैक्स ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा, सुपर एनुएशन, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है एम्प्लॉय के हाथ में, कितना तक, 1,50,000 सालाना एक हर एम्प्लॉय के पास, ठीक है, अप टू 1,50,000 पर एम्प्लॉय पर एनम तक एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है। और अगर एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉयज का खुद का कंट्रीब्यूशन, वो क्या है, डिडक्शन हो जाएगा अंडर सेक्शन 80C के अंदर, ठीक है। और जो इंटरेस्ट पूरा कैल हुआ है, तो जो अंत में एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है इन केस ऑफ अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ठीक है, ठीक है। और ये जो फंड है एट द एंड ऑफ जब एम्प्लॉय को रिसीव होता है, ठीक है, अंडर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है एंड में, ठीक है, विड्रॉल के टाइम में या रिटायरमेंट के टाइम में ये एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 13 में, ठीक है। ये एग्जेम्प्ट तभी होता है जब ये एम्प्लॉय की डेथ पे उसके बेनिफिशियरी को मिले, ठीक है, या ऑन द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है, या रिफंड बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन मिले ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया हैं, वही कंडीशनल्स हैं, जिसके केस में ये अगर फुलफिल होता है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 13, ठीक है। तो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड विच फॉल्स अंडर द Income Tax Act of 1961 and it is approved by the Principal Commissioner or the Commissioner of the Income Tax. Employer and employee both contribute. Employer contribution is exempt to the extent of 1,50,000 per annum in the hands of each employee. Employee's contribution is eligible for deduction under Section 80C. Interest is exempt at the time of credit and all. At the time of withdrawal, the amount is eligible for exempt under Section 10, subclause 13, subject to certain conditions. So I hope these are clear. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section, and we will see you with these detailed numerical with the full-fledged question. जब हम full-fledged question करेंगे तब इसको include करेंगे. Please इसको बार बार रीड कर लें और यहीं पे मेमोराइज कर लें. ट्रिक बता देती हूँ एक बार क्विक. आपका SPF है, ठीक है, PQRS, ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट जा रहा है. U को अगर हम मिस कर दे तो PQRS बैक में जा रहा है, P अंत में है, फिर R है, फिर S है, ठीक है. तो SPF, RPF,
बिल्कुल ऐसे ही मेमोराइज करना, और रिवीजन भी बार बार ऐसे ही टेबल बना के करना ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। फिर सबसे पहले रिकॉल करना किस एक्ट के अंदर फॉल होता है, फिर रिकॉल करना कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है। अब पब्लिक का छोड़ के सारे में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, जहाँ पब्लिक है तो ऑब्वियसली पब्लिक में सारे लोग आ जाते हैं। अब अनरिकॉग्नाइज्ड को छोड़ के हर केस में एसएससी का 80 मिल रहा है, ठीक है। और बाकी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या है भाई, पब्लिक में तो आएगा ही नहीं, ठीक। और उसके बाद एसपीएफ में जो है टैक्सेबल नहीं हो रहा है, और ना ही आपका यूआरपीएफ में हो रहा है, सिर्फ आरपीएफ में हो रहा है। इंटरेस्ट भी सिर्फ आरपीएफ के केस में आ रहा है, ठीक है। और विड्रॉल के आपके सेपरेट कैटेगरी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ comment section, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।